नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो हमने दिल्ली और बेंगलोर का वीडियो अपलोड किया था उसमें बीच में जाकर कहीं साउंड रुक गया और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर आराम से सो गया था। अभी जब मैं उठा तो इतने सारे कमेंट्स मैंने देखे कि बीच में साउंड नहीं आ रहा है, तो दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि पास में ही एक जगह शादी हो रही है, अभी वो साउंड बजाना शुरू कर देंगे और आफत हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आप लोग बात करें अगर चैनल सब्सक्रिप्शन की, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कर लेना, क्योंकि जितना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आपको कोई और नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी से वैसे भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे मैं सोच तो ये रहा था कि डायरेक्ट पार्टिकल से स्टार्ट करूं, लेकिन जो लोग पहली बार वीडियो देखेंगे उनको दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए एक काम ये करते हैं कि हम इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत सारी बातें वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, तो एक काम करना कि उस वीडियो को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेन्यू कौन सा है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का छोटा ग्राउंड रहता है। अब अंतर इतना है कि मैच ये दोपहर का है। जनरली आप देखते हैं कि रात वाले मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को निकाल देती है, लेकिन यहाँ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पिच रिपोर्ट मैं आपको अपनी जो फाइनल पिच रिपोर्ट है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब सबसे पहले अगर हम इस मैदान पर खेले गए पिछले कुछ मैचेस की बात करें और इस मैच में क्या पॉसिबल है वो देखें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों नाइट वाला मैच नहीं होने की वजह से ये जो मैच है इसमें आपको स्पिनर का रोल नज़र आ जाएगा। देखो, आप यहाँ पे देखोगे 0-3, 1-1, 1-1 और 2-0 अभी तक आपने देखा है। स्पिनर्स के विकेट की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिएगा, ये स्पिनर्स के विकेट है, ये पहली इनिंग का, ये सेकंड इनिंग का। तो स्पिनर्स के विकेट में थोड़ा सा अंतर आपको नजर आएगा क्योंकि दिन का मैच है, हार्ड सरफेस आपको मिलेगा, ड्राई सरफेस आपको मिलेगा। बैटिंग करने में आसानी होगी, नई गेंद से उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा जितना मूवमेंट आप रात वाले मैचेस में देखते हैं। तो दिन वाले मैचेस में ये बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और जब मूवमेंट नहीं मिलेगा तो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो जनरली आपको स्कोर करके देके जाते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब इन पर आपको फोकस करना है जो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। कौन है? दोनों टीम्स की तरफ से एक तरफ आपको केएल राहुल, निशांका मिल जाएंगे, समीर रिजवी मिलेंगे नंबर 3 पे, तो ये प्लेयर्स आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको कौन मिलेगा? दूसरी तरफ आपको सॉल्ट मिलेंगे, पडिक्कल मिलेंगे, पाटीदार मिलेंगे, कोहली मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। अब एक और चीज़ है कि भैया अगर टॉप ऑर्डर ने शुरुआत अच्छी दे दी किसके, आरसीबी के, तो पडिक्कल की बैटिंग ही ना आ पाए। अब आप यहाँ पे स्कोर करने वाले प्लेयर पे नज़र डालोगे तो ओपनर यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे ओपनर, सेकेंड इनिंग में ओपनर ओपनर और ओपनर ने स्कोर किया है। तो ये तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा था कि टॉप ऑर्डर इस ग्राउंड पर स्कोर करता है। रही बात पावर प्ले की, तो आप लगभग ये मान के चलिएगा कि 47 से 48 रन आपके लिए बिल्कुल यस है। 47-48 बिल्कुल यस है, चाहे पहले दिल्ली बैटिंग कर ले या बेंगलोर कर ले, यही स्थिति आपको सेकंड इनिंग में भी देखने मिलेगी। ज़्यादातर जो विकेट्स हैं आपको मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर में देखने मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्पिनर्स का रोल रहेगा, डेथ ओवर में आपको ज़्यादा विकेट देखने मिलेंगे, मिडिल ओवर्स में मिलेंगे। तो जो गेंदबाज आपको बीच में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देते हैं उन पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो क्या हुआ था? दिल्ली ने 162 बनाया, बेंगलोर ने चेस कर लिया। इस मैच में राहुल स्टब्स का स्कोर था, अक्षर पटेल के 2 विकेट थे, कुणाल पांड्या ने स्कोर किया था, विराट कोहली का 50 था, भुवनेश्वर के 3 और जॉश हेजलवुड के 2 विकेट थे। एक और मैच फिर से भुवनेश्वर कुमार के विकेट, मतलब भुवनेश्वर कुमार ने इस टीम के सामने अच्छी गेंदबाजी की है। सॉल्ट है 37 रन, टिम डेविड 37 रन और राहुल ने, ये इसी ग्राउंड का मैच है, ये चिन्ना स्वामी का ही मैच है जिसमें राहुल ने 93 का स्कोर किया था स्टब्स के 38 रनों के साथ में। कुलदीप को 2 विकेट मिले थे और विपरज निगम को 2 विकेट मिले थे। अब अगर हम एक और थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा, कुलदीप स्पिनर, विपरज स्पिनर और इस वाले मैच में अक्षर पटेल स्पिनर। कुल मिलाकर जो टीम है आरसीबी की वो कहीं ना कहीं स्पिनर के सामने थोड़ी फंसी है दिल्ली के। ठीक है, यहाँ से ना आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, एज इट इज़ टीम आपको खेलती हुई नजर आ जाएगी। पहला ओवर भुवनेश्वर या जॉश हेजलवुड लेकर आ जाएंगे।
ठीक है। फिर बीच में एक ओवर रसिकदार का आ जाएगा जो कि बहुत अच्छे वेरिएशन का यूज़ कर रहे हैं। फिर सुयश शर्मा का एक ओवर, कुणाल पंड्या का, और एक आधे एक ओवर जो रोमारियो शेफर्ड आपको करते हुए नजर आएंगे। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटिंग में अभी इनके पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। जो चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, एक अच्छा और बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको यहाँ पर देखने मिलता है। अब बैटिंग फ्रेंडली विकेट में आपको सभी का रिकॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब बैटिंग विकेट है तो बल्लेबाज स्कोर करके देंगे, जितने भी टॉप ऑर्डर के बेहतर बल्लेबाज हैं। आप रिकॉर्ड देखेंगे तो विराट कोहली का 40, पडिक्कल का 37, पाटीदार का 34, 78 टिम डेविड का, बस ये 2 प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं है, और 24 का एवरेज है फिल सॉल्ट का। तो कुल मिलाकर एक मात्र फिल सॉल्ट ऐसे प्लेयर है जिनका 50 नहीं आया। चूंकि फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग करते हैं तो उनकी तरफ से इतना लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप गेंदबाजी देखो, गेंदबाजी इस मैदान पर अच्छी उतनी हुई नहीं है। शेफर्ड को 4 में 3, कुरनाल को 17 में 9, रसिकदार को 3 पारी में 6 विकेट मिले हैं, जिसमें पिछले मैच के 4 विकेट शामिल है। भुवनेश्वर को 24 में 28, जॉश हेजलवुड को 5 में 9 विकेट। ये 3 गेंदबाज अभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर्स ने, जो आरसीबी के स्पिनर्स हैं, उन्होंने इस मैदान पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी तक। अब आप सबसे पहले अगर बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, जो कि 2 मैचेस में चले हैं और दोनों मैचेस में टीम ने पहले बैटिंग की थी। पहले बैटिंग करते हुए इनका एवरेज लगभग 30 के आसपास है, और जो ये सामने टीम है दिल्ली, इसके सामने 3 मैचेस में 123 का स्कोर इन्होंने किया हुआ है। कुल मिलाकर इस टीम के सामने बैटिंग करना पसंद कर रहे हैं। अब इनको दिक्कत आती है जब कोई फास्ट बॉलर इनके सामने आ जाए, जिसके सामने ये 8 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं, और या फिर कोई चाइना मैन बॉलर आ जाए जिसके सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 30 गेंदों के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि कुलदीप यादव यहाँ पर हैं, लेकिन कुलदीप यादव नई गेंद से तो नहीं आते हैं, तो हमें ये पता है, तो ये टेंशन ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये विकेट आ भी जाता है तो ये 6 ओवर के बाद आएगा। लेकिन लुंगी एनगिडी जो कि नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, ये इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो ये एक बैटल आपको देखने मिलेगा, और इसके भरोसे अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो सॉल्ट को। नंबर 2 पे आपको मिलती है कोहली। कोहली इस टीम के सामने रिकॉर्ड स्कोर करते हैं और हर एक मैच में लगभग 130-140 के स्ट्राइक रेट से रन करके अपने स्कोर को पूरा कर रहे हैं, और अब तो वैसे भी ऑरेंज कैप होल्डर है, तो यहाँ से तो स्कोर आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पर, हाँ, अगर स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश की तो शायद अपना विकेट गंवा सकते हैं। अगर तेज खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दें तो एक अलग कंडीशन होगी। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं पडिक्कल। यहाँ मैंने आपको एक बात थोड़ी पीछे बताई थी कि अगर टॉप ऑर्डर ने शुरुआत अच्छी दे दी, 70-80 रन बन गए, चूँकि हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ऊपर से रन आ जाएंगे, क्योंकि स्विंग नहीं है, उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो उस वजह से अगर ऊपर से शुरुआत अच्छी मिलती है तो पडिक्कल का बैटिंग डाउन चेंज हो जाएगा। फिर ये नीचे चले जाएंगे, इनके स्थान पे पाटीदार, फिर पाटीदार के स्थान पे डेविड, डेविड के स्थान पे शेफर्ड, जितेश शर्मा, ये बदल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर पहला विकेट जल्दी जाता है फिर तो यही आपको नजर आएंगे, और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी मतलब अक्षर पटेल इनको परेशान कर सकते हैं। 3 बार पहले आउट कर चुके हैं। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 18 के एवरेज को मेंटेन किया है, और इस टीम के सामने इनका रिकॉर्ड खराब है। तो अगर आप दिल्ली के रिकॉर्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो बिल्कुल इनको छोड़िएगा। अब आते हैं पाटीदार, जहां से आवाज़ हमारी चली गई थी। ठीक है, पाटीदार जी के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये हर मैच में आपको, ये अगर आरसीबी कहीं मैच को जीत रही है तो वो है पाटीदार के आने से। पाटीदार बैटिंग करने आते हैं, वहां से पूरा मूवमेंट बदल जाता है। 8 गेंद में 30 रन, 32 रन, 10 में 40, कभी 7 में 25, कुछ ऐसे स्कोर इन्होंने किए हैं, और जिसकी वजह से पूरा मैच का मूवमेंट चला जाता है। जहां आरसीबी की टीम 9 ओवर में 100 रन के आसपास होती है, वहीं 10वें और 11वें ओवर में 130 पर पहुंच जाती है, और यहां पे पूरा मूवमेंट बदल जाता है। हर एक मैच के अंदर ऐसा हो रहा है। इस वजह से ही आरसीबी लगातार मैच को विन कर रही है। जिस भी मैच में, आप नोट कर लीजिएगा, जिस भी मैच में पाटीदार आते ही आउट हो जाएंगे, या फिर पाटीदार फंस जाएंगे, उस मैच के अंदर आरसीबी के हारने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एक सेकंड देख लूँ, हाँ, साउंड आ रहा है, ठीक है, मेरे को लगा फिर से बंद हो गया। 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने किया है। अब अगला नाम है जितेश शर्मा का। जितेश शर्मा पे मैं बिल्कुल भी दिमाग लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि 10 मैच में से एक मैच में स्कोर करेंगे तो मैं उसके लिए अपने 10 मैच खराब नहीं करूँगा, सीधा सा फंडा है। इस वाले मैच में थोड़ा बहुत गेंद बल्ले पे आई थी तो 23 रन का स्कोर किया था, और 23 उतना बड़ा वो नहीं है कि दिक्कत करे। लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं। विपरज निगम डालते हैं ऐसी गेंदबाजी, और 2 बार कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। अब आप आ जाइए अगले नाम पे, टिम डेविड। टिम डेविड एक ऐसा प्लेयर है जो इस नंबर पर बैटिंग करते हुए भी 50-60 का स्कोर कर सकता है, इसीलिए इसको रखना जरूरी है। और तो और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि टॉप ऑर्डर से 2 विकेट जल्दी चले जाएंगे, तो फिर आप इनको अपना वाइस कैप्टन या कैप्टन भी बना सकते हो। इस नंबर के प्लेयर को मैं वैसे कैप्टन बनाने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन आप
डेविड को बना सकते हो। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको थोड़ी दिक्कत करती है। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड, इन पर अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि बैटिंग आएगी नहीं आएगी, बॉलिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्लियर नहीं है। वैसा ही कुछ कुरनाल के साथ में भी है, क्योंकि अगर पिटाई हो गई तो हो सकता है कि 2 ही ओवर करने का मौका मिले। हाँ, अगर अच्छी गेंदबाजी कर दी तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 2 विकेट आ गए। तो एक और अच्छी चीज़ हमने ये देखी कि हर मैच में विकेट है, तो कम से कम 1 विकेट तो ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा जहां हम सेफ जाना चाहें, तो फिर कुरनाल को 1 विकेट के लिए ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद आते हैं ये 3 गेंदबाज, रासिक, हैजलवुड और साथ में आपको मिलते हैं भुवनेश्वर कुमार। ये तीनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इनका 11 में 18 विकेट दिल्ली के सामने, पिछले 5 मैचेस में से 7 विकेट निकाल चुके हैं। जॉश हेजलवुड की बात करें तो 3 विकेट आ चुके हैं, इस टीम के सामने 9 विकेट हैं। हालांकि पिछले साल इन्होंने ही मैच को हराया था, गेंदबाजी देख लीजिएगा जाके। राशिकदार सलाम 5 विकेट, 2 में 0, दिल्ली के सामने विकेट नहीं मिले हैं इनको अभी तक, और 25 में 31 विकेट्स है। हालांकि अभी इस सीजन में तीनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि राशिकदार का जो स्लोअर वन है वो बाकी कारगर है, बहुत कारगर है। अभी तक बल्लेबाज उसको पिक नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है कम से कम इस सीज़न में। तो फिर इसके बाद है सुयश शर्मा, 12वें नंबर पर हैं। यहाँ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 22 में 14 ही विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। क्या है इस दिल्ली कैपिटल की स्थिति, ज़रा समझ लेते हैं। तो भैया दिल्ली कैपिटल ने की तरफ से ओपनर राहुल, निशांका, रिजवी, अक्षर, डेविड मिलर, स्टब्स आपको मिलते हैं। आशुतोष शर्मा को फाइनली इन्होंने वापस किया है। आशुतोष शर्मा के आने से टीम में बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, टीम और अच्छा करते हुए नजर आएगी। गेंदबाजी इस टीम की ठीक है। लुंगी एनगीडी, नटराजन, मुकेश कुमार, ये तीनों बेहतर गेंदबाज है कुलदीप यादव के साथ में। अब सबसे पहले ना हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे। क्या है इनका वेन्यू रिकॉर्ड? केएल राहुल का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से ये इनका होम ग्राउंड है, ये बेंगलोर के ही है। इसके बाद रिजवी का रिकॉर्ड, देखो रिजवी के रिकॉर्ड पे दिमाग मत लगाना, क्योंकि रिजवी ने इस सीजन से पहले कभी स्कोर किया भी नहीं था। इस सीजन में ही ये पहली बार स्कोर कर रहे हैं, तो जो भी अच्छा होगा इस सीजन में होगा। तो इससे पहले तो उन्होंने बेकार ही परफॉर्मेंस दिए थे, ठीक है। इसके बाद ट्रस्टिन का 2 में 41, अक्षर का 9 में 192 और डेविड मिलर का 8 में 139 का स्कोर है। अक्षर ने 9 विकेट्स निकाले हुए हैं, कुलदीप के पास में 7 विकेट्स हैं, बाकी लुंगी ने 1 में 3 और नटराजन 2 में 1 विकेट इस मैदान पर निकाल चुके हैं। देखो निशांका के लिए ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। निशांका देखो लॉफ्टेड शॉट ज़्यादा खेलते हैं, ग्राउंड छोटा है, यहाँ निशांका के बल्ले से आपको बढ़िया स्कोर देखने मिल सकता है, ठीक है। 32 का बैटिंग एवरेज है, पिछले 3 मैचेस में 40-40-40 का स्कोर ऑलरेडी करके आ रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जरूर दिक्कत देती है, तो जॉश हेजलवुड इनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। अगर टीम पहले बैटिंग करे ना, तो आप निशांका को ट्राई जरूर करना। सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। राहुल दोनों परिस्थितियों में ज़रूरी हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। भुवनेश्वर कुमार ने ज़रूर इनको 2 बार आउट किया है, लेकिन आप राहुल को रख लीजिएगा। अब आती है समीर रिजवी पे। देखो समीर रिजवी इससे पहले जो स्कोर कर रहे थे वो नंबर 4 पर कर रहे थे, अब आ गए नंबर 3 पर। नंबर 3 पर कंडीशंस अलग होती है, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिर जाता है। आप नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हो, एक तरह से आप ओपन ही करने आ रहे हो। अगर पहला विकेट जल्दी जा रहा है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि समीर रिजवी का विकेट भी जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर पहला विकेट लेट आया है तो फिर समीर रिजवी आपको स्कोर करके दे सकते हैं। मतलब पहले विकेट के लिए कम से कम अगर 7वें और 8वें ओवर तक विकेट आता है तो चांसेस रहेंगे कि ये स्कोर आपको करके दे जाएंगे, ठीक। इसके बाद 40 का इनका बैटिंग एवरेज रहा है, अभी तक अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर किया है इन्होंने। फिर इसके बाद अगला नाम है अक्षर पटेल। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में ये एकमात्र ऐसा प्लेयर हमें मिलता है जो 4 ओवर पूरे भी डालता है, प्लस आपको क्या कहते हैं बैटिंग भी करके देता है। इसी अक्षर पटेल से बेटर ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं है, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे हर मैच में 0 पर आउट हो रहे हो, चाहे बैटिंग ना आ रही हो या फिर बॉलिंग में विकेट ना मिल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा ऑप्शन है। और इस टीम के लिए तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बल्लेबाज राइट हैंड है, और जो एकमात्र लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है वो इनसे परेशान होता है, देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। डेविड मिलर, देखो डेविड मिलर या स्टब्स, इन दोनों में से एक चॉइस आपको तय करनी है। मैं ज़्यादातर मैचेस में स्टब्स को ही तय करता हूं, क्योंकि मेरे लिए स्टब्स ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, ज़्यादा रुक कर खेल सकते हैं, इसलिए मैं स्टब्स की तरफ ही जाना पसंद करता हूं, तो मैं स्टब्स को लेके चलता हूं। आशुतोष शर्मा पर अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि इनका बैटिंग डाउन ज़्यादा नीचे आता है। लुंगी एनगीडी कन्फर्म है, चाहे विकेट मिले या ना मिले, ठीक है। कुलदीप यादव एक अच्छा ऑप्शन है दिन वाले मैच में, इसलिए कुलदीप यादव को मैंने रखा है। 28 में 34 विकेट है। इसके बाद आकिम नबी 29 में 36 विकेट इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में निकाले हैं। और टी नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। देखो पावर प्ले स्टार्टिंग में विकेट तो इनको खैर नहीं मिलेंगे,
जो विकेट आएंगे वो डेथ ओवर में ही आएंगे और मुकेश कुमार 26 में 33 विकेट है, ये पावर प्ले में 2 ओवर डाल जाएंगे, 2 या 3 ओवर भी जा सकते हैं। इसलिए मैं मुकेश कुमार पर अभी इस मैच में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि डेथ ओवर में ज़्यादा विकेट्स आएंगे। अब अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो देखो सॉल्ट, कोहली, केएल राहुल ज़्यादातर लोगों के ऑप्शंस रहेंगे। पाटीदार, डेविड, अक्षर पटेल, जिनको आप जीएल ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो। थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि एक और वीडियो अपलोड करना है मुझे, ठीक है। राहुल और सॉल्ट मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में है। स्टब्स, पडिक्कल, पाटीदार और कोहली को रखा है। अक्षर पटेल है, एक चेंज मैं कर सकता हूँ, वो ये कि मैं पी निशांका को टीम में रख सकता हूँ, तो ये चेंज होगा पडिक्कल के स्थान पे, ठीक है। भुवनेश्वर, हेजलवुड दोनों हैं। एनगीडी, नटराजन, यहाँ इन दोनों को टीम में रखा है। नटराजन ओब्लिक कुलदीप यादव को रखा जा सकता है। ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद यही करूंगा कि आपको जो जो मैंने बताया है वो सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मेरे लिए इस मैच की विनर है दिल्ली कैपिटल, दिन वाले मैच की वजह से, और कोई बड़ा रीज़न नहीं। हालांकि बेंगलोर बहुत कमाल खेल रही है। देखो मैं उस चीज़ के पीछे नहीं भागता हूँ जिसको कॉमनली बोले जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा लॉजिकली चलता हूँ, और स्पिन ट्रैक हो सकता है थोड़ा सा स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, तो इसमें कुलदीप और अक्षर पटेल फिर हालत बिगाड़ देंगे, तो वहाँ चांस बन सकता है। इसीलिए इन दोनों के भरोसे में दिल्ली को इस मैच की फेवरेट मान के चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।